Okay. Hi everyone. So Q&A portfolio risk and return part 2 up till 20 we did yesterday. आज 21 से एंड तक खत्म करते हैं. एंड रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थोड़ा रिलेटिवली डिफिकल्ट चैप्टर है. सो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही साउंड होना पड़ेगा और इसमें से पूछेगा ही. कोई इसमें मतलब बोलते हैं ना कि आप वैसा गेम नहीं कर सकते कि इसमें से आएगा नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द कोर पोर्टफोलियो, तो आपको आना ही पड़ेगा. राइट. सो प्लीज इस चैप्टर्स पे फोकस कीजिएगा. एनीवेज चलो, तो 21 से स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये अपना कंटिन्यूएशन ही रहता है, तो एक अज्यूम्ड रहता है कि आप उसी कंटिन्यूड मोड में ही देख रहे हो. ठीक है ना. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी सेटिंग सम बैकग्राउंड ओवर हियर. सो लेट अस स्टार्ट. With respect to capital market theory, the average beta of all assets in the market is basically बोल रहा है beta of the market क्या होता है. मार्केट का बीटा क्या होता है? 1 होता है. ये तो सबको पता ही है. With respect to capital asset pricing model आपको पता है RE is equal to RF plus RM minus RF into beta. The primary determinant of expected return of an individual asset is, एक second, RE is equal to RF plus RM minus RF into beta. अब देखना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो आपका सेम होने वाला है, RM माइनस RF भी आपका सेम होने वाला है, तो ये पोर्शन सेम है और ये पोर्शन सेम है फॉर each and every security. So what determines RE is beta of that security. So beta is very very important. इसलिए कहते हैं assets का beta is a very very primary determinant of expected return, क्योंकि risk free rate of return और market risk premium is same. What determines is beta. किसी का beta 2 है तो उसके हिसाब से आ रही, किसी का beta 10 है तो उसके हिसाब से आ रही. Okay. With respect to CAPM model, which of the following values of beta for an asset is most likely to have an expected return for the asset that is less than risk-free rate? वापस से फॉर्मूला देखना, तो RE is equal to RF plus RM minus RF into beta. तो बोल रहे हैं कि बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे RE आपका RF से भी कम हो जाए. वो तो तभी पॉसिबल होगा ना कि जब ये वाला पोर्शन में कहीं ना कहीं माइनस आ जाए, RF माइनस समथिंग, तो रिटर्न शैल बी लेस देन RF. वो तभी पॉसिबल होगा जब बीटा आपका क्या होगा, नेगेटिव. तो बीटा minus 0.5 is the answer. 24. With respect to capital asset pricing model, again the market risk premium क्या होता है? RM minus RF, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? Excess return over and above RF. So market risk premium is equal to excess market return over and above RF. B. The graph of CAPM, आपको याद है CAPM का ग्राफ जो ये RM minus RF into बीटा है, ये कौन से ग्राफ से निकलता है? सिक्योरिटीज मार्केट लाइन. If you remember the सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन में आपका सिग्मा नहीं होता है, आपका एक्स एक्सिस में होता है बीटा, और यहाँ पे होता है आपका ER बोलो या फिर आप RE बोलो. एंड द लाइन स्टार्ट्स विथ RF, और इस लाइन को हम कहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, और इसी लाइन का इक्वेशन होता है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, और सिक्योरिटीज मार्केट लाइन का स्लोप होता है RM माइनस RF. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो एनीवेज RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा निकलता है सिक्योरिटीज मार्केट लाइन से. 25 का बी. With respect to capital market theory, correctly priced individual assets can be plotted on. सिक्योरिटीज मार्केट लाइन का यूसेज क्या है आपको पता है ना. ये अगर बीटा है, ये ER RE है, ये लाइन स्टार्ट्स विथ RF, ये आपका सिक्योरिटीज मार्केट लाइन है, ये RF है. सपोज अपने को बीटा 2 पे कुछ RE निकालना है, तो आप बीटा 2 पुट करोगे, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा 2 करोगे, तो जो ये आएगा ना, ये आपका RE है. सो करेक्टली प्राइस्ड ये आपका हो गया RE. और सपोज बाजार में जो दाम अवेलेबल है, अगर उस दाम में खरीदें तब भी जाके ER सेम मिल रहा है जितना RE है. आप समझ पा रहे हो. सपोज बाजार में RE वी नीड 14%, एक स्टॉक मेरे को खरीदना है, मेरे को 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए. हाउएवर मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है, और अगर मैंने उस अवेलेबल प्राइस पे जो बाजार में चल रहा है उस दाम पे अगर खरीदा, तो मेरे को 16% आ रहा है. सपोज 16%, बट मेरे को चाहिए कितना? 14%. अब मेरे को बताओ, स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है. जब गिरे हुए दाम पे तो अपने को ऊंचा रिटर्न मिलता है. हाउएवर लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं आपको चाहिए 14% RE,
लेकिन मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है अगर वो प्राइस पे आप खरीदते हो तब भी आपको 14 ही मिलेगा। इसका मतलब ER इज इक्वल टू RE है। कैन आई से IV0 इज इक्वल टू P0 है, तब मतलब वी से सिक्योरिटीज आर करेक्टली प्राइस्ड। ठीक है ना, तो वो केस में होता है आपका करेक्टली प्राइस्ड इंडिविजुअल एसेट्स कैन बी प्लॉटेड ऑन सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। अगर ऐसा है तो ER और RE का प्लॉटिंग सेम होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ER या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अगर ऊपर है तो अंडर वैल्यूड, अगर नीचे है तो ओवर वैल्यूड। और SML इसी के लिए काम आता है, टू आइडेंटिफाई द मिस प्राइस सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ER के नीचे P0 लिख देता हूँ और RE के नीचे IV0 लिख देता हूँ। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चंस 27-30। चलो, सिक्योरिटी 1, 2, 3 का सिग्मा देके रखा हुआ और बीटा देके रखा हुआ है। विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, भर भर के क्वेश्चन है CAPM का। द एक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 6%, RM माइनस RF देके रखा हुआ है, RF 3% देके रखा हुआ है, सिक्योरिटी 1 का रिटर्न पूछा हुआ है। तो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। आपको RF कितना देके रखा हुआ है 3%, प्लस RM माइनस RF कितना है 6%। अब बताओ सिक्योरिटी 1 का बीटा क्या है? सिक्योरिटी 1 का बीटा इज व्हाट 1.5। अब इसको आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, विथ रिस्पेक्ट टू CAPM इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.4% दे दिया है, इक्वल टू कैसे आया होगा 3% प्लस RM माइनस RF इंटू सिक्योरिटी 2 का बीटा कितना है 1.4। करेक्ट। अब क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मार्केट, मार्केट का रिटर्न पूछा है, तो कुछ नहीं, सॉल्व करो। 11.4 माइनस 3 डिवाइड बाय 1.4, जो भी आया RF तो अपने को पता ही है 3, तो बेसिकली ये होगा 11.4 माइनस 3, करेक्ट, डिवाइड बाय 1.4 एंड देन प्लस आपका RF कितना देके रखा हुआ है 3, ये आपका हो जाएगा RM। कुछ नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करना है। With respect to CAPM, if the expected market risk premium is 6%, the security with the highest expected return is RM minus RF 6% देके रखा हुआ है। RF तो अपने को पता ही है, तो बोलता है किसका हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। एक बार टेबल में जाते हैं, देखो 6%, मतलब देखो RF प्लस RM माइनस RF 6% है, 6% इंटू बीटा, तो सिक्योरिटी 1 का मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, सिक्योरिटी 2 का मल्टीप्लाई होगा 1.4 से, सिक्योरिटी 3 का मल्टीप्लाई होगा 1.6 से। ज्यादा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1.6 वाला, तो प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ये प्लस के बाद वाला पार्ट सिक्योरिटी 3 का ज्यादा होगा, और RF तो सब में सेम ही है, इसका मतलब पक्का सिक्योरिटी 3 का एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा। आप समझे? अगर कोई इंडिविजुअली करना चाहेगा तो टाइम वेस्टेज है। आप देख लो ना बीटा किसका ज्यादा है, क्योंकि RM माइनस RF तो सेम ही है, इंटू आप बीटा करोगे तो जिसका ज्यादा बीटा होगा तो प्लस वाला पार्ट उसी का ज्यादा होगा। सिंस प्लस वाला पार्ट ज्यादा है तो ER भी तो उसी का ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये डायरेक्टली अपन देख रहे हैं 29 का C। With respect to CAPM, a decline in the expected market return will have the greatest impact on। आपको याद है बीटा, अगर मैं बीटा इज इक्वल टू 2 बोलता हूँ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इसका इंटरप्रिटेशन होता है अगर 1% मार्केट चेंज हुआ तो स्टॉक 2% चेंज होगा। इसको अगर मैं 4 कर दूं तो 1% मार्केट चेंज हुआ तो स्टॉक 4% चेंज होगा। जितना मैं बीटा को बढ़ा रहा हूं इसका मतलब उतना ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा। अब ये बोल रहा है अगर हमने मार्केट रिटर्न को गिरा दिया तो कौन से सिक्योरिटी में 1, 2 या 3 किस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा? ऑब्वियसली उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा जिसका बीटा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बीटा सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी 3 का था, याद है 1.6, तो ये 1.6 के स्पीड से गिरेगा, और बाकी सिक्योरिटी 1 1.5 के स्पीड से गिरेगा, और सिक्योरिटी 2 1.4 के स्पीड से गिरेगा। मार्केट अगर एक गिरा तो 1.5% गिरेगा, मार्केट अगर 1% गिरा तो सिक्योरिटी 1.4% गिरेगा, सिक्योरिटी 3 अगर मार्केट 1% गिरा तो सिक्योरिटी 3 1.6% गिरेगा। तो सबसे ज्यादा गिरेगा एंड सबसे ज्यादा बढ़ेगा सिक्योरिटी 3, तो इम्पैक्ट भी उसी पे आएगा, सिक्योरिटी 3 पे। सिक्योरिटी 3, 30 का C। गुड क्वेश्चन। With respect to capital market theory, which of the following statement best describes the effect of homogeneity assumption? Because all investors have the same economic expectations of the future cash flow for all assets, investors will invest in the same optimal risky portfolio। सबका एक्सपेक्टेशन सेम है, होमोजीनियस। आपको भी 14% चाहिए, 14%, 14%, 14%, 14%। सारे इन्वेस्टर्स को सेम रिटर्न चाहिए, सारे इन्वेस्टर्स लोग कैश फ्लो का प्रोजेक्शन सेम कर रहे हैं, तब जाके एक ही रिस्की पोर्टफोलियो बना। प्रीवियस वाले टॉपिक में उस रिस्की पोर्टफोलियो को अपन, प्रीवियस वाले टॉपिक में तो हम रिस्की पोर्टफोलियो कहते थे,
इस चैप्टर में रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 में उसी रिस्की पोर्टफोलियो को सब्स्टिट्यूट कर दिया मार्केट पोर्टफोलियो से। लेकिन ये एक ही मार्केट पोर्टफोलियो, एक ही रिस्की पोर्टफोलियो तब बना, इसीलिए बना क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन सेम था। किस चीज का एक्सपेक्टेशन? टुवर्ड्स रिटर्न एंड टुवर्ड्स द कैश फ्लो। अगर ऐसा नहीं होता, थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं, आप समझो। आपको एफिशिएंट फ्रंटियर याद है? एफिशिएंट फ्रंटियर में जो प्लॉटिंग होती है वो तो सारा का सारा पोर्टफोलियो है। इट इज जस्ट दैट हम लोग वेट्स को ट्विक कर रहे थे, तब जाके इनफाइनाइट पोर्टफोलियोज बन रहा था और पोर्टफोलियो का प्लॉट हो रहा था। लेकिन आप ध्यान से देखना, हम वेट्स को ट्विक कर रहे थे लेकिन रिटर्न को हम सेम अज्यूम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू स्टॉक है ए एंड बी, ए का 14% रिटर्न, बी का सपोज 12% रिटर्न, ये अपन फोरकास्ट कर रहे हैं। अब सपोज मैं वेट 20-80 दूं, 80-20 दूं, 30-70 दूं, 65-35 दूं, मैं वेट्स को चेंज कर रहा हूं लेकिन जो मेरा रिटर्न था ना 14% एंड 12%, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। दिस गोज टू शो दैट सबका होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन से टुवर्ड्स सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी एज फार एज रिटर्न इज कंसर्न, एंड तभी जाके तो एक सिंगल एफिशिएंट फ्रंटियर बनता है। याद आ रहा है लेवल 1 में 23 कैंडिडेट्स? वरना अगर ऐसा होता कि मेरे को ए से 16% एक्सपेक्टेशन है, आपको सिक्योरिटी ए से 18% एक्सपेक्टेशन है, किसी और को 14% एक्सपेक्टेशन है, अगर ऐसा होता तो एक ही एफिशिएंट फ्रंटियर नहीं बनता, बहुत सारे एफिशिएंट फ्रंटियर बनते। लेकिन आप देखो दोनों ही चैप्टर में एक ही एफिशिएंट फ्रंटियर था और एक ही कैपिटल एलोकेशन लाइन और एक ही कैपिटल मार्केट लाइन था। क्यों? बिकॉज ऑफ द अजम्पशन ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, सो दिस इंपॉर्टेंट वन 31 का ए। With respect to capital market theory, which of the following assumption allows for the existence of the market portfolio? वही एक ही market portfolio कौन से assumption से आता है? Because of the homogeneity, homogeneous expectation. By the way, A, B and C all are assumptions, लेकिन homogeneous expectations ये ensure करता है कि there is a single efficient frontier, और if we mix that efficient frontier, अगर हम RF को लाएं तो it turns out to be the line, either we call it capital allocation line or capital market line. However, बनता तो एक ही है वो, बिकॉज सब लोग का एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स रिटर्न इज सेम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Three equity fund managers have performance records summarized in the following table. Manager 1, Manager 2 and Manager 3 सबका रिटर्न देके रखा हुआ है, सबका एचडी देके रखा हुआ है। गिवन अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 2.6, विच मैनेजर परफॉर्म्ड बेस्ट बेस्ड ऑन शार्प रेशियो। अब शार्प रेशियो तीनों मैनेजर का निकाल लो आप, और उसके बाद देखो शार्प रेशियो आपको पता ही होगा, शार्प रेशियो इज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कहने का मतलब एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव आरएफ डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो मैनेजर 1 का अगर मैं बात करूं, मैनेजर 1 का 14.38 माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 2.6, तो होल डिवाइड बाय मैनेजर 1 का एसडी कितना है 10.53। ये मैनेजर 1 का शार्प रेशियो आ गया। ऐसे मैनेजर 2 एंड मैनेजर 3, जिसका शार्प रेशियो ज्यादा आएगा हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसने मतलब बेटर परफॉर्म किया। Which of the following performance measure is consistent with CAPM? ये बोलते हैं तीनों के तीनों फॉर्मूला में CAPM कहाँ पे यूज होता है? CAPM आपको शार्प रेशियो में तो देखो अभी फॉर्मूला लिखा है रिटर्न माइनस आरएफ डिवाइड बाय सिग्मा। CAPM का तो कहीं फील ही नहीं आ रहा है। CAPM का फॉर्मूला तो ये होता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। एम स्क्वायर तो अलग ही फॉर्मूला है। एम स्क्वायर तो ये कहता है शार्प रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो इंटू सिग्मा एम मार्केट का रिस्क माइनस एक्सेस रिटर्न ऑन एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव आरएफ फ्रॉम मार्केट। एम स्क्वायर आपको फॉर्मूला याद है? शार्प रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, कि पोर्टफोलियो मैनेजर अगर एक यूनिट ऑफ रिस्क देता है तो कितना एक्सेस देता है, वी मल्टीप्लाई इट विद सिग्मा एम रिस्क ऑफ द मार्केट। तो कहने का मतलब अगर पोर्टफोलियो मैनेजर मार्केट का रिस्क लेता तो कितना एक्स्ट्रा देता, माइनस मार्केट ने कितना एक्स्ट्रा देके रखा हुआ है, दैट इज एम स्क्वायर। कहीं पे भी सीएपीएम का जिक्र ही नहीं है। एक बार मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है तो एम स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इट इज लाइक पोर्टफोलियो मैनेजर का आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय सिग्मा पी इंटू सिग्मा एम माइनस आर एम माइनस आर एफ। ये है एम स्क्वायर का फॉर्मूला, करेक्ट। जेनसन अल्फा क्या कहता है? जेनसन अल्फा तो कहता है एक्चुअल रिटर्न अर्न माइनस रिक्वायर्ड टू बी अर्न, एक्चुअल माइनस रिक्वायर्ड टू बी अर्न। और रिक्वायर्ड टू बी अर्न याद है कौन से फॉर्मूला से आता है? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूला में सीएपीएम का यूज तो अल्फा निकालने में काम हुआ है, तो आंसर इज सी। Which of the following performance measure does not require the measure to be compared with another value? This is important, sir.
शार्प रेशियो टेनर रेशियो के अल्फा। एक सेकेंड, अगर मैं बोलूं मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूं और मेरा शार्प रेशियो 2 है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? मेरा शार्प रेशियो इज 2। कुछ नहीं, आप कैसे बोल सकते हो कि सर हैज परफॉर्म्ड बढ़िया तरीके से या खराब तरीके से? उसके लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि सर ओके, सर का शार्प रेशियो इज 2, चलो सर का परफॉर्मेंस कुछ बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क का शार्प रेशियो निकालते हैं, या दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो सर जो स्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं वही स्टाइल का दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजर का शार्प रेशियो कंपेयर करते हैं। तो शार्प रेशियो स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको कुछ ये नहीं बताएगा कि उसने अच्छा किया कि खराब किया। हाउएवर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं मेरा शार्प रेशियो 2 है, लेकिन दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर का शार्प रेशियो 2.5 है, तो आप बोलोगे सर ने तो यार बहुत खराब परफॉर्म किया क्योंकि दूसरे का शार्प रेशियो 2.5 है। सेम गोस फॉर ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो शार्प रेशियो तो भाई भाई है, इट्स जस्ट दैट एक के डिनोमिनेटर में सिग्मा है और दूसरे के डिनोमिनेटर में बीटा है। तो दोनों को स्टैंड अलोन बेसिस पे देख के अच्छा परफॉर्म किया कि खराब परफॉर्म किया बोला नहीं जा सकता, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। हाउएवर अल्फा को देख के, अल्फा या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है या तो जीरो होता है। अगर अल्फा पॉजिटिव है इसका मतलब आई एम एबल टू अर्न सुपरनॉर्मल रिटर्न। अगर अल्फा जीरो है इसका मतलब बाजार एफिशिएंट है, वेयर ईआर इज इक्वल टू आर ई। अल्फा अगर नेगेटिव है इसका मतलब तो मैंने और भी पथेटिक परफॉर्म किया, ईआर लेस देन आर ई। तो अल्फा के केस में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो से काम चल जाएगा, लेकिन बाकी दो रेशियोज के केस में आपको कंपैरिजन के लिए चाहिए। थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आपका कॉर्पोरेट इशूअर में, मेरे को बताओ एक प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं उसका आईआरआर इज 18%। बोलो आईआरआर 18% सुन के आपको क्या फीलिंग आई? प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई अगर बोल रहा है करना चाहिए तो वो बराबर से रिवाइज नहीं किया हुआ है। आईआरआर चाहे 18% हो, आईआरआर चाहे 16% हो, ये सुन के कोई भी फीलिंग नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपको आईआरआर को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं आईआरआर 18% है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो अब आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट बहुत ही घटिया है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट लग रहा है 20% और प्रोजेक्ट दे रहा है 18%। कंपेरिजन में आ गए ना। लेकिन अगर मैं बोलूं एनपीवी पॉजिटिव है, तो एनपीवी के केस में कोई कंपैरिजन का जरूरत नहीं है। एनपीवी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। पॉजिटिव मतलब एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, नेगेटिव मतलब रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। लेकिन आईआरआर के केस में स्टैंड अलोन बेसिस पे आप नहीं भूल पाओगे, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा केसी के साथ। बस उसी से जुड़ा हुआ वही लॉजिक के साथ आप इस क्वेश्चन को समझो। तो इसका आंसर इज सी। Which of the following performance measure is most appropriate for an investor who is not fully diversified? फुल्ली डाइवर्सिफाइड नहीं है तो बीटा तो काम का ही नहीं हो, तो सिग्मा ले रहा है, राइट? सो ट्रेनर रेशियो में तो डिनोमिनेटर में बीटा आता है। जेंसन मतलब बीटा आ रहा है, इसका मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क को काट रहा है वो। द ओनली रेलेवेंट मेजर ऑफ रिस्क इज बीटा। लेकिन ये तो बोल रहा है टोटल रिस्क ले रहा है, अनडाइवर्सिफाइड क्या हुआ है। जेंसन अल्फा में भी जो ई आर माइनस आर ई अपन करते हैं, आर ई का आर ई कैसे निकालते हैं? आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा, वहां पे भी बीटा आ गया। मतलब ट्रेनर रेशियो भी सिस्टमैटिक रिस्क, अल्फा भी सिस्टमैटिक रिस्क, और एम स्क्वायर में सिग्मा आता है। कल ही अपन डिस्कस किए थे, सिग्मा इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। वन हु इज नॉट फुल्ली डाइवर्सिफाइड के लिए एम स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट। ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। द स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, कल भी डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन याद है? अल्फा प्लस बीटा आर एम, उस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का स्लोप ही तो होता है बीटा। 37 का ए। Analysts who have estimated returns of an asset to be greater than expected return generated by CAPM model। अब भी कुछ क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, आपको याद है? ये देखो सिक्योरिटीज मार्केट लाइन देखो, एक्स एक्सिस में होता है बीटा, वाई एक्सिस में होता है ई आर, और ये लाइन जो बना इसको कहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। इट स्टार्ट्स विद आर एफ। सपोज बीटा इक्वल टू 2 है और इसके बीटा इक्वल टू 2 के सामने आर ई आ रहा है सपोज 14%। दिस आर ई इज 14%। लेकिन बाजार में जो दाम पे हम खरीद रहे हैं, अगर वो दाम पे हम खरीद रहे हैं तो अपने को घर में आ रहा है 16%। अगर आपको पूछे बताओ सिक्योरिटीज अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है, बिकॉज ई आर ग्रेटर देन आर ई। वही कह रहा है कि एस्टिमेटेड रिटर्न टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेटेड बाय कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, डेफिनेटली अंडर वैल्यूड। तो 38 का इट इज बी। द इंटरसेप्ट ऑफ द बेस्ट फिट लाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का दूसरा नाम है बेस्ट फिट लाइन, ठीक है? उसका इंटरसेप्ट क्या होता है? अल्फा। याद है? अल्फा प्लस बीटा आर एम। तो 39 का इट इज अल्फा। Portfolio managers who are maximizing risk adjusted returns will seek to invest more in securities with lower values of alpha, zero alpha या higher values of alpha। डेफिनेटली हायर वैल्यू ऑफ अल्फा। कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर तो चाहेगा कि अल्फा जोर का पॉजिटिव हो, ईआर माइनस आर जोर का हो, ताकि सुपर नॉर्मल रिटर्न बहुत हाई हो। तो हायर वैल्यूज ऑफ अल्फा 40 का सी।
portfolio managers who are maximizing risk adjusted return will seek to invest less in securities, less with lower values of non systematic variance. जिसका अनसिस्टमैटिक रिस्क बहुत कम है उसमें तो ज्यादा इन्वेस्ट करने का मन होगा ना, अनसिस्टमैटिक रिस्क वैसे ही कम है और इनफैक्ट हम तो डाइवर्सिफाई करके उसको भी जीरो कर देंगे. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि बोला किसमें वो कमती इन्वेस्ट करेगा. अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो, ये तो बहुत ही भी बढ़िया. ऐसा सिक्योरिटी जिसका अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो है, ठीक है, तो ए और बी में तो वो मोर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा. और हायर वैल्यूज फॉर नॉन सिस्टमैटिक वेरिएंस, एक ऐसा सिक्योरिटी जिसका अनसिस्टमैटिक इज वेरी वेरी हाई, तो पोर्टफोलियो मैनेजर विल नॉट सीक टू इन्वेस्ट इन दैट सिक्योरिटी जिसका अनसिस्टमैटिक इज वेरी हाई. सो 41 का इट इज सी. ठीक है, ओके. सो ये आपका रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 पूरा का पूरा Q&A डन कोर का. ठीक है, पार्ट 1 का भी डन, पार्ट 2 का भी डन. और मे 23 कैंडिडेट्स एक बार समरी देख लेना, जो कोर का समरी होता है ना, एक बार वापस से गो थ्रू करके क्वेश्चंस देखना. सो रिटेंशन लेवल विल बी वेरी वेरी हाई. ठीक है, सो विद दिस आई कंक्लूड माय वीडियो. आगे कुछ सब्जेक्ट्स का रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा. लेट्स सी व्हाट आई मे कम अप विद. ठीक है, सो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.